Hello everyone, welcome back to online learning of 12 Business Studies. My name is Pooja, and for today's tutorial I will be initiating with organizational structure and two types of major organizational structures. But before giving start to today's topic, definitely एक बार relate कर लेते हैं कि हमने क्या cover किया है previous tutorial में. So in my previous tutorial, I basically introduced a fresh new chapter to you. That is, I'm talking about chapter number 5, organizing. So organizing में हमने complete किया the concept of organizing as a second important function in terms of the management जो कि perform किया जाता है after your planning, of course. So उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया the process or the steps which are essentially the part of your organizing. And further हमने importance of organizing को cover किया था. So as I told you earlier कि आज का जो topic है that is your organizational structure and we are going to cover two important kind of organizational structure. So let's get started with it. So सबसे पहले understand करते हैं कि what is organizational structure or your organization structure. So basically an organization structure denotes a pattern of relationship among the positions and jobs within an organization. इसका मतलब क्या है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो डिस्क्राइब करता है, वो स्पेल आउट करता है उन रिलेशनशिप्स को जो कि प्रेजेंटेड होती है अमंग द पोजीशंस. एज यू नो कि जो आपका बिजनेस होता है, आपका जो मैनेजमेंट होता है वो आप क्लासीफाई कर सकते हो इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. दैट इज़ योर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड योर लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पिरामिड है, ये जो हिरार्की है जो कि क्रिएट हुई है दैट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द पोजिशंस, विच मीन्स दैट कौन कौन से ऐसे जॉब प्रोफाइल्स होंगी, जॉब पोजिशंस या डेजिग्नेशंस होंगी जो कि आपके टॉप मैनेजमेंट के अंदर कंप्राइज करेगी, कौन सा मिडिल के अंदर होगी, कौन सा आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट के प्रोफाइल्स होंगी. वो यहाँ पे असर्टन किया जाता है बाय मीन ऑफ डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. So organizational structure is basically the framework within which managerial and operating tasks are performed, which means जो हम लोग organizational structure को create करते हैं definitely वो establish करता है the reporting relationship between a superior and subordinate जो कि ज़रूरी होता है so as to frame so that जो भी आपको टास्क परफॉर्म करने हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कीपिंग इन माइंड कि आपने क्या प्लान आउट किया है, आपको क्या चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है. फॉर दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आस्क योर ह्यूमन रिसोर्सेज टू परफॉर्म. सो जो भी मैनेजरल टास्क होंगे, जो भी ऑपरेटिंग टास्क होंगे दैट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड विद इन अ फ्रेमवर्क, अंडर अ फ्रेमवर्क. तो ये जो फ्रेमवर्क होता है वो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको ऑफर करता है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये क्रिएट कैसे होता है, हाउ इट इज़ क्रिएटेड. सो द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिज़ाइंड डिलिबरेटली, विच मीन्स दैट एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिश होती है तो डेफिनेटली डेलिबरेट एफर्ट होता है, ये रैंडम एफर्ट नहीं होता है या एक रैंडम कॉल नहीं होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. ऑफ कोर्स इट इज़ डिलिबरेट एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट जो कि इसको डिज़ाइन करता है, प्लान करता है एंड इट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बट सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. So herein I've mentioned that span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. So as I told you कि organizing जो है वो create करता है hierarchical arrangement, वो superior subordinate relationship को create करता है, develop करता है. So span of management का मतलब क्या होता है कि एक superior कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है अपने अंडर. तो दिस इज़ योर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन का मतलब है नंबर ऑफ पीपल जिसको एक मैनेजर मैनेज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. सो एज आई टोल्ड यू कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है दैट इज़ हेविली डिपेंडेंट अपॉन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो इसको आप कोरिलेट करते हैं. सो द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जैसे कि यहाँ पे स्पेल आउट किया गया है कि जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा मतलब एक मैनेजर कितने लोगों को या एक सुपीरियर कितने लोगों को, कितने सबॉर्डिनेट को अच्छी तरीके से टैकल कर सकता है, हैंडल कर सकता है, वो बहुत हद तक आपको ये हेल्प आउट करता है कि आप डिसाइड करो कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा.
दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, विच मीन्स दैट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल्स होंगे. जैसे आपको पता है कि ब्रॉडर फॉर्म पे जो भी बिजनेस हाउसेज होते हैं, वी हैव 3 मेजर क्लासिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपने अपने सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 में भी कवर किया है. सो वी हैड बेसिकली कवर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड योर ऑपरेशनल सुपरवाइजरी और योर लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो जो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो ये डिटरमाइन करता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितने नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स या हियरार्की को आपको क्रिएट करना पड़ेगा या ज़रूरी होगा सो दैट आप यहाँ पे अपने गोल्स को रियलाइज़ कर सकूँ. सो यहाँ पे ये भी मेंशन है जो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियरली डिपिक्ट करवा सकता है, ये बता सकता है कि आपका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा या जो हियरार्की होगा वो किस तरीके से आपको फ्रेम आउट करना चाहिए. एक्चुअली दिस इज़ नॉट एरो, दिस इज़ नैरो. यहाँ पे मिसिंग हो गया वर्ड. सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन टॉल स्ट्रक्चर वेयर एज वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन फ्लैट स्ट्रक्चर, विच मीन्स कि अगर एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम एक मैनेजर की बात करते हैं, एक सुपीरियर की बात करते हैं कि वो कितना अच्छे तरीके से कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को टैकल कर सकता है, अगर वो नैरो होगा, वो कम होगा, तो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जो लेवल्स होंगे वो मल्टीपल होंगे, वो ज़्यादा होंगे. आपकी हियरार्की जो होगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी ज़्यादा टॉल होगा. आपका जो पिरामिड होगा वो और भी एक्सट्रीम लेवल तक राइज करेगा. बट एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजर का अगर ज़्यादा है, वाइडर है, तो डेफिनेटली वो फ्लैट स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा एज कम्पेयर टू द टॉल स्ट्रक्चर, बिकॉज उसकी एबिलिटी है अपने अंडर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैनेज करने के लिए. So for this reason, managers must consider the span of management while creating the organizational structure. So one thing to make you clear over here is कि why there is a need for organization structure, हम क्यों बना रहे हैं, the what is the crux of it. So जो crux होगा वो ये है कि the need for creating an organizational structure arises when the business grows beyond a certain minimum limit. So in case of one man show, which means I'm talking about one man business, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है, इट इज़ नॉट नीडेड, बिकॉज जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑफकोर्स वो ओनर खुद परफॉर्म करता है. बट जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, एक्सपैंड होता है, उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग बढ़ता चला जाता है. सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि वो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो एक इंसान परफॉर्म कर सके. सो दिस इज़ द रीज़न जहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स की, डिफरेंट लोगों की रिक्वायरमेंट आपको होती है सो एज टू कंप्लीट टास्क. एट द सेम टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली तभी काम कर सकती है जब जितने भी रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करने होते हैं, नंबर ऑफ पीपल को जो कि हेल्प आउट करेंगे आपके टास्क को अटेन करने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से, वो क्लियर तरीके से आप उनको डिफ़ाइन कर सको, समझा सको कि एक्चुअल में कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या अथॉरिटी है, what is your accountability, to whom you're answerable, who is going to be your superior, आप किसके superior हो और कौन आपका subordinate है. ये सारी चीज़ें आप clearly उस individual को तभी बता पाओगे when you have framed an appropriate organizational structure. So let us cover now types of organization structures. So the type of structure adopted by an organization depends upon the nature and types of activities performed by that particular organization. So जो organizational structure है that can be classified under 2 broad categories. So first one is your functional and the other one is divisional. इन्हीं दो को अभी हम understand करेंगे और relate करेंगे further. So सबसे पहले कवर करते हैं फंक्शनल को एंड उसके बाद डिविजनल पर आते हैं. सो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है उसको रिलेट करते हैं. इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, विच मीन्स दैट whole of the organization is divided into various departments and units, keeping in mind कि जो specific function एक organization perform करता है वो कितने हैं. डू रिमेंबर जब आप छोटे लेवल पे ऑपरेट करते हो, कन्फाइंड लेवल पे ऑपरेट करते हो, तो आपके जो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, जो आपको परफॉर्म करने होते हैं, वो डेफिनेटली कम होते हैं, कन्फाइंड होते हैं. बट जब हम लोग लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जो फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो इसीलिए क्या किया जाता है, स्पेसिफिक फंक्शंस को जो कि परफॉर्म करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में या यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है. विच मीन्स
ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब इस फैक्टर को ध्यान में रख के डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स को डिवाइड किया जाता है या ग्रुप किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर. So all related and similar functions are grouped in one department under one head. So let us take an example. In a manufacturing enterprise, all the jobs related to productions are grouped in your production department. जितने भी जॉब्स परफॉर्म होती हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू द परचेज, वो यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट हैंडल करता है, राइट. अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं तो जितनी भी मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो मार्केटिंग टीम टैकल करती है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट योर पर्सनल विच इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स, तो जितने भी ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ या अफेयर्स होते हैं उनको पर्सनल टीम या ह्यूमन रिसोर्स टीम या डिपार्टमेंट टैकल करती है. सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम लोग ग्रुप कर देते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स. एंड हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक यूनिट को जो मैनेजर होता है वो लीड करता है एंड वो उस टीम के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है. सो मैनी पॉपुलर कंपनीज लाइक ब्रिटानिया, बाटा, मारुति, ये बहुत ऐसी फेमस कंपनीज़ हैं जो कि यूज़ करती हैं द फंक्शनल स्ट्रक्चर, एंड दे हैव डिवाइडेड देयर मेजर एक्टिविटीज़ इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. एंड ये जो डिपार्टमेंट होता है वो सोलली अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बट डू रिमेंबर, ऑल्दो ये एक सेपरेट यूनिट के फॉर्म पे काम करते हैं, बट जो एक डिपार्टमेंट का टास्क होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है या इंटरडिपेंडेंट होता है विद द अदर डिपार्टमेंट. इसीलिए जब भी फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात होती है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जब हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किस किस केस में सूटेबल होता है अडॉप्ट करना. तो सबसे पहले गिवन है when the organization has a single product or small number of related products, which means that जब एक organization या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल प्रोडक्ट को, एक सिंगल लाइन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, सो डेफिनेटली उसको हमेशा पिक करना चाहिए आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर. एंड सेकेंड इज योर organization which requires high degree of functional specialization with diversified activities, which means एक organization के अंदर अगर बहुत सारी activities perform हो रही हैं, बहुत सारे functions perform हो रहे हैं, so अगर आपको उस specific function to be performed में आपको specialization की requirement है, expert नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है, तो फॉर श्योर आपको हमेशा जाना चाहिए टू अडॉप्ट योर फंक्शनल स्ट्रक्चर. बिकॉज जितने भी डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया जाता है, जितने भी सब डिविजन्स होते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स, डेफिनेटली वो हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है. एंड जो भी इसको लीड करता है, जो भी इसका मेंबर होता है टीम का, सो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज होल्ड करते हैं उस काम को परफॉर्म करने के लिए. सो इस केस में भी ऑफ कोर्स यू शुड बी सेलेक्टिंग योर फंक्शनल स्ट्रक्चर. एट द सेम टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स कवर एडवांटेजेस ऑफ योर फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले गिवन है स्पेशलाइजेशन. सो डेफिनेटली जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन. बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट ईच डिपार्टमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करना होता है, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो. तो डेफिनेटली एक डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करना होता है. एंड एज एन एम्प्लॉय यू हैव टू परफॉर्म सिमिलर टास्क ऑल ओवर अगेन एंड अगेन इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, जिसकी वजह से आपका जो काम करने का पैटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. एंड यू आर एबल टू गेन स्पेशलाइजेशन बिकॉज ऑफ रिपिटेशन that you are doing in the job जो आपको ऑफर किया गया है. Next we have coordination established. So definitely जब भी functional structure की बात होती है तो हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है कि ये प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन को. एज डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे डिवीज़न तो हो जाता है, बट जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट फॉर्म पे नहीं बट डिपेंडेंट फॉर्म पे काम करते हैं. दे आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन ईच एंड अदर डिपार्टमेंट जो कि उनके साथ कोरिलेट करता है. तो जितने भी इंडिविजुअल्स एक डिपार्टमेंट के होते हैं वो क्लोजली
टाइड होते हैं एक साथ एंड दे डेवलप अ लिंक विथ ईच अदर एंड दे वर्क कलेक्टिवली एंड ना सिर्फ आपकी इंटर डिपार्टमेंट में ये कोऑर्डिनेशन सिक्योर हो पाता है, बट डेफिनेटली एज ए नो कि अदर डिपार्टमेंट का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करता है आपके काम को कंप्लीट करने के लिए। सो ये चॉइस नहीं होती है कि आप कोऑर्डिनेट करो, बेसिकली या एक कंपल्शन हो जाता है दैट इफ़ यू रियली वांट टू कंप्लीट योर टास्क तो आपको इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी विच मीन्स दैट जितने भी डिपार्टमेंट के टीम लीडर्स होते हैं या डिपार्टमेंट लीडर्स होते हैं या मैनेजर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली अपने डिपार्टमेंट को लीड करते हैं एंड एज दे हैव टू परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन। सो जिसकी वजह से जो वो सेम टाइप ऑफ फंक्शन को बार बार रिपीटेटिव फॉर्म पे करते हैं उसकी वजह से उनका मैनेजमेंट स्किल्स वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज को होल्ड करते हैं वाइल डीलिंग विद द डिपार्टमेंट इश्यूज़ एंड द प्रॉब्लम्स एंड उसको बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उससे रिलेट कर सकते हैं और उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इट मिनिमाइजेज द कॉस्ट फैक्टर। इसी के साथ बहुत सारे पॉइंट्स को रिलेट करते हुए हैं यहाँ पे। So definitely by mean of your functional structure, we can avoid duplication of function to be performed, which means that we have to focus or we have to put in our effort in only one type of task to be performed or only one type of function to be performed, which means that जो production team होगी वो सिर्फ अपना काम करेगी, वो marketing का काम नहीं करेगी, और जो marketing team होगी वो research का काम नहीं करेगी। So as you're confined to produce the result of your functional department, जिसकी वजह से क्या होता है आपको मल्टीपल काइंड ऑफ एफर्ट्स को पुट इन नहीं करना होता है, मल्टीपल ओवरलेयरिंग नहीं करनी होती है काम करने के लिए। सो जिसकी वजह से डेफिनेटली एज यूर एक्सपर्टाइज इन परफॉर्मिंग योर ओन जॉब बेटर देन अदर्स, तो क्योंकि आपके पास उसकी एक्सपर्टाइज होती है काम करने के लिए एंड रिपीटेटिव फॉर्म पे जब आप उसको काम करते हो तो आपकी स्किल्स और भी इम्प्रोवाइज होती रहती, शार्प होती रहती हैं। सो ओवरऑल फॉर्म पे जो कॉस्ट इनकर आप करते हो सो एज टू गिव प्रोड्यूस और सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट वो काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड या लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से यू कैन एन्जॉय द बेनिफिट्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट अस कवर द डिसएडवांटेजेस नाउ कि क्या क्या लूप होल्स हैं अगर हम इस फंक्शन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इसको मैं फंक्शनल एम्पायर भी बोलूँगी, तो इसको हम फंक्शनल एम्पायर के नाम से ज़्यादा पॉपुलरली रिलेट कर सकते हैं। सो एज यू नो कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की, सो वो एक टीम के साथ, वो एक डिपार्टमेंट के साथ रिलेट करते हैं एंड एवरी ऑफ द डिपार्टमेंट हैज़ देयर ओन सेट ऑफ गोल्स टू अटेन। सो जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाता है वो डेफिनेटली अपने काम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, इग्नोरिंग द फैक्ट कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अटेन करने के लिए एवरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग। सो यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है ऑफ सेटिंग अप देयर ओन डिपार्टमेंटल गोल्स एंड क्रिएटिंग देयर ओन रिजल्ट्स, इसकी वजह से जो फंक्शनल एम्पायर है वो क्रिएट होता है एंड डिपार्टमेंट जो है वो अपने फंक्शन को, अपने रोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए बहुत बार ये भूल जाता है दैट दे हैव टू वर्क फॉर द attainment of the organizational goals. Next we have difficulty in interdepartmental coordination। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके मेजर फंक्शंस हैं उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एवरी ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म पे काम नहीं करता है, वो डेफिनेटली रिलेट करता है विद द अदर डिपार्टमेंट्स एंड द टीम्स। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपके लिए आपका एक चॉइस नहीं होता है, इट इज़ समथिंग विच इज़ कंपल्सिव। अगर आप कोरिलेट नहीं करोगे, अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे या रिलेट नहीं करोगे विद द अदर डिपार्टमेंट्स, तो डेफिनेटली आपका जो काम है वो उनके साथ आपको मिलके करना है, बिकॉज यू पीपल हैव एवरीथिंग इन कॉमन इन टर्म्स ऑफ द अटेनमेंट ऑफ गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप सोली फॉर्म पे या होली फॉर्म पे अपने टास्क को अगर आप कंप्लीट कर भी लेते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एज अ डिपार्टमेंट क्लियर कर भी लेते हो, अटेन कर भी लेते हो, तो भी आप सक्सेस जनरेट नहीं कर सकते हो। द रीज़न बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ कोर्स आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद योर टीम ऑल्सो। आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें भी कोऑर्डिनेशन आपको मेंटेन करना होगा एंड एट द सेम टाइम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी करना होगा। बट
मेंटेनिंग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बिकॉज एवरी ऑफ द फंक्शन बी परफॉर्म्ड इज इम्पॉर्टेंट. सो बहुत बार ये क्लैशेस हो जाते हैं, तो इस क्लैशेस को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो नेक्स्ट वी हैव हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट. तो अगर एक ओवरऑल एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की बात करी जाए तो ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज एक एम्प्लॉय अगर मार्केटिंग टीम से रिलेट करता है, मार्केटिंग फंक्शन के साथ रिलेट करता है, तो जो भी उसकी नॉलेज एक्सपर्टाइज होती है डेफिनेटली वो उसी चीज़ के बारे में होती है. जो भी ट्रेनिंग्स उसको मिलती हैं, जो भी उसकी स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए एफर्ट किया जाता है, दैट इज़ ओनली इन कॉन्टेक्स्ट टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से उसको जो अदर वेन्यूज़ या अदर एरियाज़ होते हैं उसके बारे में एज सच कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर श्योर नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से उसके पास एक स्मॉल पार्ट ऑफ द होल जॉब की इन्फॉर्मेशन होती है. पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, बट उसके पास खाली माइनर काइंड ऑफ नॉलेज होती है सिर्फ अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए. सो जिसकी वजह से एज एन एम्प्लॉय अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स एज एन एम्प्लॉय आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती है. इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि इफ़ इन केस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अटेन नहीं कर पाता है, सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल इन केस ऑफ योर फंक्शनल स्ट्रक्चर. द रीज़न इज़ दैट कि अगर एक गोल को अटेन नहीं करा गया है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑफकोर्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसके अंडर काम करते हैं एज द मेजर फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड, वो यहाँ पे एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, ब्लेम गेम खेल सकते हैं, एलिगेशंस लगा सकते हैं, बिकॉज एज यहाँ पे एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड होते हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं, तभी जाके आप गोल्स को अटेन कर सकते हो. सो ऑफकोर्स सेल्स टीम जो है वो मार्केटिंग टीम को ब्लेम कर सकती है, मार्केटिंग जो है वो ये कह सकती है प्रोडक्शन टीम ने सही टाइम पे रिलेट नहीं किया या सही चीज़ें हमें ऑफर नहीं करी जिसको हम लोग मार्केट कर सकते थे. सो पॉसिबल फॉर्म पे जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो आएंगी, एंड यू कैन होल्ड एनी पर्सन और होल्ड एनी department accountable for the failure or for the non-accomplishment of your objectives. So now let's cover divisional organizational structure. So पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है. So when jobs related to one product are grouped under one department, it is definitely termed as a divisional structure. So इसका मतलब क्या है कि जब भी whole of the organization को divide किया जाता है, keeping in mind the major products to be manufactured, वो होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर. सो जैसे हमने फंक्शनल में देखा कि मेजर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म को डिवाइड किया जाता है इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स, इसी तरीके से हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डिवीजन तो होता है, बट डिवीजन यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का भी क्रिएट होता है, बट कीपिंग इन माइंड कि व्हाट ऑल मेजर प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हो. जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल गुड्स को प्रोड्यूस करती है, लाइक योर मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, तो डेफिनेटली इनको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड इसको कोरिलेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे गिवन है कि एक फर्म है जो कि कॉस्मेटिक प्रोड्यूस कर रही है, गारमेंट्स प्रोड्यूस कर रही है, फुटवेयर एंड स्किन केयर. सो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल कोट कर रहे हैं, सो कॉस्मेटिक हो, चाहे गारमेंट हो, चाहे फुटवेयर हो, चाहे स्किन केयर हो, एवरी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, उसको फर्दर सेगमेंट किया गया है इनटू वेरियस फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड अंडर द प्रोडक्शन ऑफ दिस मेजर प्रोडक्ट्स. तो गारमेंट के अंदर पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स भी है, मार्केटिंग भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, परचेज भी है. सो बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ या फंक्शंस के फॉर्म पे गारमेंट एज अ प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया गया है. सेम वे में कॉस्मेटिक होगा, सेम वे में फुटवेयर एंड योर स्किन केयर. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि किस केस में या किस फैक्टर को ध्यान में रख के यू हैव टू पिक और यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपको डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना चाहिए. सो व्हेन लार्ज वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, सो इस केस में फॉर श्योर यू शुड बी सेलेक्टिंग द डिविजनल स्ट्रक्चर, बिकॉज जितने मल्टीपल गुड्स को आप प्रोड्यूस करते हो उतना उसको आपको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, उतने ही उसके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड डिस्टिंक्टिव होते हैं. सो फॉर दिस रीज़न जो कॉस्मेटिक है, गारमेंट है, फुटवेयर है, स्किन केयर है, वो 4 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी. तो 4 फंक्शंस को में आप डील नहीं कर सकते हो.
कॉस्मेटिक के लिए अपना ह्यूमन रिसोर्स टीम होगी, अपनी मार्केटिंग टीम होगी, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होगी, अपनी परचेजिंग टीम होगी। सेम फॉर योर गारमेंट, फुटवेयर एंड स्किन केयर, जिसकी वजह से आपको आपके प्रोडक्ट को मैनेज करना, टैकल करना, उसकी सेल्स को जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। एट द सेम टाइम व्हेन यू रियली वांट टू डिटरमाइन कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करके देता है एंड कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है विच इज़ बेसिकली अ लॉस इनकरिंग आइटम और द डिसीजन फॉर यू, सो डेफिनेटली आपको रिलाई करना चाहिए जस्ट टू आइडेंटिफाई दिस कि आपका कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लिए प्रॉफिट मेकिंग है, कौन सा ऐसा है जो लॉस इनकरिंग है। उसके लिए यू शुड ऑलवेज गो फॉर डिविजनल स्ट्रक्चर, बिकॉज कॉस्मेटिक के फॉर्म पे यू कैन आइडेंटिफाई कि आपकी जो HR टीम है वो क्या काम कर रही है, मार्केटिंग टीम क्या काम कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कर रही है, परचेज क्या कर रही है, कितना कॉस्मेटिक एज अ डिविजन आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आ रहा है। सेम गोस फॉर द गारमेंट, फुटवेयर एंड स्किन केयर। सो काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा टू आइडेंटिफाई कि कॉस्मेटिक को प्रोड्यूस करना आपके लिए फीजिबल है या नहीं, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड सेम इज़ फॉर द अदर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप चॉइस ले सकते हो, चॉइस कर सकते हो दैट कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर फर्दर करना है या नहीं करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस लानी है। सो ऑफ कोर्स दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग टू अडॉप्ट योर डिविजनल स्ट्रक्चर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग योर डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले गिवन है क्विक डिसीजन मेकिंग। सो जितने भी डिविजनल मैनेजर होता है, अब ये डिविजनल मैनेजर कौन होते हैं? जो भी मैनेजर एक पर्टिकुलर डिवीजन को टैकल करता है उसको हम बोलते हैं डिविजनल मैनेजर। So they can take any decision regarding his division independently, which makes decisions quick and effective. जो loophole था आपके functional structure का, wherein so as to finalize any form of the decision factor. Of course multiple लेयरिंग थे, मल्टीपल लोग थे जो कि आपके साथ कोरिलेट करते थे, तो ऑफ कोर्स आपको कंसल्ट करना पड़ता था सो एज टू अराइज एट अ फाइनल डिसीजन। बट जब हम लोग बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसी होती है इन केस ऑफ योर डिविजनल स्ट्रक्चर, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, सिस्टमैटिक होती है, बिकॉज जितने भी डिवीजन आपने क्रिएट की होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, चाहे आप कॉस्मेटिक प्रोड्यूस करो, चाहे आप स्किन केयर प्रोड्यूस करो, चाहे आप यहाँ पे फार्मा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करो, हर एक डिवीजन जो है वो लीड करता है या ऑपरेट करता है बाय मीन ऑफ अ डिविजनल मैनेजर। तो ये डिविजनल मैनेजर के पास फॉर श्योर फ्रीडम होती है टू मेक अ चॉइस, टू मेक अ डिसीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसल्टिंग विद अदर डिविजनल मैनेजर, चाहे वो कॉस्मेटिक मैनेजर हो या कॉस्मेटिक डिविजनल मैनेजर हो या आपका फार्मा डिविजनल मैनेजर हो। आपको किसी से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए खुद अकाउंटेबल हो, खुद रिस्पॉन्सिबल हो, खुद एक्सपर्टाइज होल्ड करते हो, देन डेफिनेटली यू डोंट नीड टू कंसल्ट विद अदर्स। एंड in this way of course you can make a wise decision and speedy decision. Next we have divisional results can be assessed. So as I told you कि जब भी division होता है in terms of various products being manufactured, so definitely हर एक division जो होता है वो आपको ये easily depict कर सकता है, बता सकता है कि कौन सा डिवीज़न ऐसा है जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा डिसीजन या डिवीज़न ऐसा है जो कि आपके लॉस इनकर कर रहा है। सो आउट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स जो आपने मैन्युफैक्चर कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप उसको अडॉप्ट करवाते हो या उसको रीफ्रेम करवाते हो बाय मीन ऑफ ए डिविजनल स्ट्रक्चर, सो ईजिली यू कैन गेट टू नो दैट कि आपको कॉस्मेटिक प्रोड्यूस करना फ़ायदे का सौदा है या नहीं है, आपको स्किन केयर आइटम्स को प्रोड्यूस करना फीजिबल है या नहीं है। सो ऑफ कोर्स ईच इंडिपेंडेंट यूनिट को आप असेस कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल आंसर इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है या कौन सा ऐसा डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स कि आपके लिए फ़ायदा लेकर आ रहा है, आपके लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी ऑफर करता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ एडिंग अप न्यू डिपार्टमेंट और न्यू डिवीजन। लेट अस से कि आपने कॉस्मेटिक प्रोड्यूस पहले कर रहे थे, आप लेदर बैग्स को पहले प्रोड्यूस कर रहे थे एंड फार्मा प्रोडक्ट्स आप पहले प्रोड्यूस कर रहे थे। सो ये 3 प्रोडक्ट्स को आप मैन्युफैक्चर करते थे एंड 3 डिविजन्स के फॉर्म पे आप ऑपरेट कर रहे थे। व्हाट इफ़ अगर आपने 4th एरिया या 4th प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचा है, माइट भी आप बेबी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हो। सो ये जो बेबी प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली नया प्रोडक्ट होगा जो कि आप क्रिएट करना चाहते हो। सो फॉर दैट रीज़न आपको सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स टीम चाहिए होगी, सेपरेट आपके पास प्रोडक्शन टीम होनी चाहिए, सेपरेट आपके पास मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, सेम इज़ योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस टीम। तो अलग टीम को आपको क्रिएट करना पड़ेगा विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ डिविजन्स। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है जो कि ऑफर करता है आपका सिर्फ डिविजनल स्ट्रक्चर।
Now let us cover the loopholes which are presented in case of divisional structure. So सबसे पहले given है conflict. So conflict क्या है? I'm talking about the departmental conflict. So conflict may arise among different departments with respect to allocation of funds. So let us assume that एक owner है, एक business है जो कि यहाँ पे 5 गुड्स को प्रोड्यूस करता है या 5 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है. सो ऑफ कोर्स उसका जो ओवरऑल बजट होगा वो 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. सो जो रिसोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे टू एन इंडिविजुअल डिवीजन और द डिपार्टमेंट और द प्रोडक्ट डिवीजन, तो ऑफ कोर्स वो भी अगर डिफरेंशिएटिंग होगी तो वो डिफरेंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है. सो इस वे में जो डिफरेंट डिविजनल मैनेजर्स होंगे जो अपने अपने प्रोडक्ट को या डिवीजन को मैनेज करते होंगे उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर श्योर अराइज हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस. जैसे अभी हमने बात करी कि आप 4 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो 4 डिफरेंट गुड्स डिवीजन के लिए आपके पास अलग HR टीम होनी चाहिए, अलग प्रोडक्शन टीम होनी चाहिए, अलग मार्केटिंग टीम होनी चाहिए. विच मीन्स दैट जितने भी मेजर फंक्शंस को आप परफॉर्म कर रहे हो फॉर सेपरेट डिवीजन फॉर अ सेपरेट प्रोडक्ट वो अलग अलग होंगे. सो इससे क्या हो रहा है, आप मल्टी लेयरिंग कर रहे हो, डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन को ऑफर कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो. बिकॉज जो एंटायर सेट ऑफ फंक्शन होगा वो हर डिवीज़न जो होगा वो अपने लिए क्रिएट करेगा, उसका अपना अपना टीम होगी, टीम मेंबर्स होंगी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट फैक्टर है वो ऑफ कोर्स हाई हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द फंक्शनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी हैव सेल्फिश एटीट्यूड. सो इसको हम मोर पॉपुलरली रिलेट करते हैं विद इग्नोरेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. एज यू नो कि जितने भी डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स दे वर्क टू अटेन समथिंग इन कॉमन. दैट कॉमन फैक्टर इज अटेनमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो जब भी डिविजनल स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है तो जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ अपने एक पर्टिकुलर डिवीजन में कर रहे हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उसको कमांड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने डिवीजन के लिए, अपने खुद के प्रोडक्ट के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा वर्कआउट करते हैं कि वो जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके जो फंक्शंस होते हैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है. सो दस बाय मीन ऑफ दिस जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सफ़र करता है एंड बहुत बार डिफ़िकल्ट हो जाता है गोल्स को अटेन करना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एंड उसके बाद हमने फॉर श्योर कवर किया द रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है. एंड फर्दर आई टोल्ड यू पीपल अबाउट 2 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज़ अ फंक्शनल एंड डिविजनल. जहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर के फॉर्म पे हमने ये पढ़ा कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है एज़ पर दिस स्ट्रक्चर जो भी मेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स, कीपिंग इन माइंड कि जो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है. लाइक योर ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेज, प्रोडक्शन. जितनी भी जितनी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही एडिशनल नंबर ऑफ फंक्शंस के फॉर्म पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स भी ऐड ऑन होते रहेंगे. एंड जब हमने डिविजनल स्ट्रक्चर को पढ़ा तो हमने यहाँ पे ये रिलेट किया कि जो भी मेजर प्रोडक्ट्स को आप मैन्युफैक्चर करते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसको जब आप डिवाइड करते हो एंड यू को रिलेट विद द डिफरेंट फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड तो इसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर. डू रिमेंबर कि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो अपने अंदर खुद कंप्राइज करता है योर फंक्शनल स्ट्रक्चर बिकॉज एवरी ऑफ द डिविजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स वो अपनी खुद की टीम को क्रिएट करते हैं, खुद के फंक्शनल यूनिट्स को क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं. सो इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिविजन ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, कीपिंग इन माइंड कि आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चर भी इसी के अंदर कंप्राइज होती है. So that's all for today's tutorial. Thank you so much.